हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर। बच्चे चलिए शुरू करते हैं अपने सेगमेंट को। रोशनी, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। लास्ट हमने मेथड्स इन बायोलॉजी के अंदर बच्चे पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट्स के आइसोलेशन के विषय में हमने शुरू किया था और उसका पहला स्टेप हमें पढ़ने से है। पहला स्टेप हमारा है सैंपल प्रिपेयरिंग। सैंपल प्रिपेयरिंग, ठीक है। सैंपल प्रिपेयरिंग या जिसको हम बोलें तो नमूना नमूना तैयार करना, ठीक है भाई। सैंपल प्रिपेयरिंग या बोलें तो नमूना तैयार करना। इसमें हम क्या करते हैं, देखो भाई, आइसोलेशन मैंने क्या कहा। आइसोलेशन मतलब जहां से भी कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए, पहले उस चीज को उठाओ और उससे कार्बोहाइड्रेट जितनी भी प्रकार का, जितने भी टाइप का है, वो आपको अलग करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले प्लांट या एनिमल टिश्यू को होमोजेनाइज किया जाता है। एनिमल या प्लांट टिश्यू जहां से भी आपको कार्बोहाइड्रेट निकालना है, क्या करेंगे? उसको होमोजेनाइज समझाऊंगा अभी। एनिमल या प्लांट प्लांट टिश्यू को प्लांट टिश्यू को होमोजेनाइज होमोजेनाइज किया जाता है, ठीक है भाई। होमोजेनाइज किया जाता है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? एनिमल या प्लांट टिश्यू को होमोजेनाइज करेंगे, यानी होमोजेनाइज करने का मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के एक यूनिफॉर्म सैंपल तैयार करेंगे। होमोजेनाइज का मतलब क्या है, लिख देता हूं। दैट इज, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर एक यूनिफॉर्म यानी एक समान संरचना वाला यूनिफॉर्म सैंपल या एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे। यानी भाई जो एनिमल या प्लांट टिश्यू आपने लिया है, उसको छोटे छोटे एक समान रूप से टुकड़ों में तोड़ लीजिए। सबसे पहला काम ये है। उसके बाद ये जो होमोजेनाइज किया हमने, उसको एक समान रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ा। यानी होमोनाइज करने के लिए किसका सहारा लिया? इसके लिए हम किसी बफर सॉल्वेंट, किसी बफर सॉल्यूशन या सॉल्वेंट का सहारा लेते हैं। यानी होमोजेनाइज करने के लिए, ये काम करने के लिए, होमोजेनाइज करने के लिए किसी बफर सॉल्यूशन या फिर कोई और दूसरा सॉल्वेंट यानी विलायक, यानी जिसमें इसको घोला जा सके, विलायक का विलायक का उपयोग करते हैं बच्चे, ठीक है। आमतौर पे वाटर या फिर इथेनॉल का हम सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं, याद रखना। ये जो विलायक के रूप में किसको लेते हैं? आमतौर पर वाटर या इथेनॉल इथेनॉल को हम सॉल्वेंट यानी विलायक या कार्बोहाइड्रेट को घोलने के लिए सॉल्वेंट के रूप में लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट को डिजोल्व कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि ये क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स को अपने अंदर घोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो होमोनाइज करने के लिए हम इनको बफर सॉल्यूशन सॉल्वेंट में डाल देते हैं, ठीक है। ओके सर, ये पहला स्टेप था। क्या कर लिया हमने? होमोजेनाइज कर लिया। होमोजेनाइज कैसे किया? हमने किसी बफर सॉल्यूशन या फिर इथेनॉल, वाटर वगैरह जैसे सॉल्वेंट के अंदर डाल करके इनको घोल लिया। घोलने से क्या हुआ?
एक समान रूप से एक यूनिफॉर्म एक्सट्रैक्ट तैयार हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में ये घुल गया उसके अंदर। फिर दूसरा बच्चे, ये तो पहला काम था, दूसरा क्या काम करना है हमें इसके अंदर, दूसरा है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन करना। दूसरा काम हम जो करेंगे वो हम करेंगे बच्चे प्रेसिपिटेशन, यानी असंतृप्त करना। प्रेसिपिटेट बनाना मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, इतनी ज्यादा मात्रा में घोल देना उसको कि उसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएं, छोटे छोटे क्लॉट बन जाएं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाएं उसके, है ना। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब सिंपल सा है सर, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना अक्सर इथेनॉल या एसीटोन जैसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलने के बाद में कुछ समय के बाद में उनके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, मतलब छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स अक्सर अक्सर ऑर्गेनिक अक्सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अक्सर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलकर घुलकर प्रेसिपिटेट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स मेरे भाई बना लेते हैं। समझ में आ गई बात आप सभी को? ओके सर। अब प्रेसिपिटेट्स बन गए, कार्बोहाइड्रेट के आपको टुकड़े दिख रहे हैं कि भी कुछ धब्बे से बन गए। अब क्या करेंगे, उनको प्योरिफिकेशन, अब किया जाएगा बच्चे उनका प्योरिफिकेशन या शुद्धिकरण। अब जो ये प्रेसिपिटेट्स बन गए ना, इन प्रेसिपिटेट्स को हमें करना है प्योरीफाई यानी सेपरेट करना। तो जो प्रेसिपिटेट्स है ना मेरे भाई ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। तो जो प्रेसिपिटेट्स अभी आपके बने हैं कार्बोहाइड्रेट के, उनको और अधिक शुद्ध करने के लिए हम क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग करते हैं। जो प्रेसिपिटेट्स आपके बन गए कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, उनको और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं, है ना। देखो प्रेसिपिटेट्स के रूप में जो आपको प्राप्त हुआ है ना, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। आइसोलेशन का मतलब तो यही होता है, आइसोलेशन मतलब हमें जो एनिमल या प्लांट टिश्यू था उसमें से कार्बोहाइड्रेट को अलग करना था, तो हमने उसको अलग करने के लिए घोल दिया, घोलने के बाद में कार्बोहाइड्रेट के प्रेसिपिटेट बन गए, हमें कार्बोहाइड्रेट अलग से दिख रहा है सॉल्यूशन में, लेकिन उसमें इंप्योरिटी तो नहीं है। इसके और ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अब प्रेसिपिटेट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ना, उनको उनको और अधिक उनको और अधिक शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए और अधिक शुद्ध करने के लिए शुद्ध करने के लिए और अधिक शुद्ध करने के लिए क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी आपने छोटी क्लास में पढ़ी है, अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में बोल लूंगा, लेकिन इसको मैं आज ही समझाऊंगा। क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करेंगे बच्चे, याद रखेगा इस बात को, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके भाई। तो इतना चीज आपको क्लियर हो गई होगी, क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज करते हैं इसके लिए हम लोग। ओके, क्रोमेटोग्राफी मेथड डिटेल में थोड़ा देर रुको, थोड़ी देर से हम समझेंगे इसको। अभी एक बार मैं आपको क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होता है, ये भी कई टाइप से हो सकता है, कई प्रकार का होता है, तो अभी शॉर्ट में दो मेथड लिखता हूँ जो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास में जिसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एक होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी।
आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी बच्चे पहला होता है, दूसरा होता है जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार का होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में चार्ज के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, यानी चार्ज के आधार पे, चार्ज के आधार पर उसको अलग किया जाता है, चार्ज के आधार पे। और इसमें, इस मेथड में साइज के आधार पे कार्बोहाइड्रेट को अलग करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। समझ में आई कि नहीं आई बात? यहां तक बताओ मुझे एक बार। यहां तक एक बार कमेंट करके मुझे बताइए समझ में आई या नहीं बात? यहां तक की चीजें क्लियर हुई या नहीं बच्चे? चलिए, दो मेथड हो गए हमारे पास में, इनके आधार पे हमने उसको और ज्यादा प्योरीफाई कर लिया सर, और ज्यादा हमने उसको सेपरेट कर लिया। तो ये तो था मेथड बच्चे आइसोलेशन का। ये था हमारे पास में विधि जिसमें आइसोलेट कर लिया हमने। ओके भाई, हर्षिका ठीक है भाई, रोशनी ठीक है, मानसी ठीक है भाई। अच्छा, ये पहला स्टेप था जिसका मतलब था आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एनिमल सेल टिश्यू से कार्बोहाइड्रेट को निकाल लिया। इन मेथड्स का यूज हुआ है, छोटी मोटी विधियां हैं, अभी थोड़ी डिटेल में भी आएंगे थोड़ी देर बाद में। अच्छा, हमने निकाल लिया, अब क्या करना है बच्चे हमें? ये हमने सिर्फ सेल और टिश्यू से निकाला है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको, जो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुए हैं ना, ये कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के हैं, कोई सुक्रोज होगा, कोई ग्लूकोज होगा, कोई माल्टोज होगा, कोई कुछ होगा। तो अभी हमें करना है इनको सेपरेट। ठीक है, सेपरेट बता सकते हो कोई विधि सेपरेट करने के लिए बच्चे? सेपरेट करने के लिए कोई भी विधि मुझे एक बार बता सकते हो क्या? कोई भी विधि मुझे बता दो एक बार, क्या मेथड यूज हो सकता है? कोई भी एक बेसिस बता दो जिस बेसिस के आधार पे हम लोग इसको सेपरेट कर लें। यस, एनीबडी? मतलब क्या बेसिस हो सकता है जिस बेसिस के आधार पे आप लोग इसको सेपरेट करोगे? अभी तक मुझे कोई भी आंसर नहीं मिला है। यस, एक आंसर मुझे दिख रहा है, तो बच्चे ने बताया कि हाँ सर, इसके आधार पे हम लोग कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली मुझे अभी तक आंसर नहीं मिल पाया है। चलिए भाई,
देखो, इसमें सिंपल सी बात है कि मैंने अभी अभी आपको कहा था, लास्ट में थोड़ी सी हिंट भी दी थी मैंने। हाँ, इलेक्ट्रोफोरेसिस बच्चे ने दिया है एक जवाब। हाँ, चार्ज के बेस और आयंस के बेस पे, हाँ मतलब नज़दीक पहुंच रहे हो आप लोग। सेंट्रीफ्यूगेशन साइज के बेस पे, हाँ नज़दीक पहुंच रहे हो अभी आप। देखो भाई ये जो यहाँ आपने पीछे पढ़ा था ना, यहाँ तक प्योरिफिकेशन के अंदर हमने क्या कर लिया, कार्बोहाइड्रेट को और अधिक शुद्ध कर लिया हमने क्रोमेटोग्राफी से। एक्चुअल में ये क्रोमेटोग्राफी मेथड ही है, अब यही है अगला स्टेप पूरा करेगा। जो अगला स्टेप जो पूरा करेगा यही करेगा बच्चे आपका, क्या करने के लिए, सेपरेशन के लिए। वहां तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब सेपरेशन जो होगा ना, सेपरेशन जो अलगाव होगा, यानी अलग अलग करेंगे हम जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स वहां पे हमें मिले हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए कुछ विधियां आपको देखनी है, और वो विधियां आपकी जो है ना वो क्रोमेटोग्राफी ही होंगी। लेकिन क्रोमेटोग्राफी भी कई प्रकार की होती है, तो आपको हो सकता है उसके आधार पर देखना पड़े। थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे हम, कुछ नई टर्म्स आपको सीखने को मिलेंगी। तो सेपरेशन करने के लिए जो आपने कार्बोहाइड्रेट प्लांट या एनिमल सेल से निकाला है ना, अब वो कार्बोहाइड्रेट भी कई टाइप के हैं, तो उनको भी अलग अलग करना है, वो मेथड है सेपरेशन यहाँ पे। तो पहला उसके लिए मेथड होता है मेरे भाई पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये लो, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये है बच्चे आपका पहला मेथड जिसके आधार पे आपने चीजों को करना है। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, समझ में आ गई बात। पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है मेरे भाई, ये आपका क्या चीज रहेगा, ये जरा एक बार जान लेते हैं। देखो भाई, पेपर क्रोमेटोग्राफी मेथड की हम डिस्कशन करें, हम बात करें, तो पेपर का तो यूज होना है, बिल्कुल सही बात है सर। पेपर का उपयोग करके हम लोग कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट सेपरेट करेंगे। इसका उद्देश्य होता है जो नॉर्मली जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज जैसे सिंपल शुगर होते हैं ना, उनको अलग करना इस मेथड से करते हैं। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेथड का, जो कार्बोहाइड्रेट आपको प्राप्त हुआ उसमें, उस कार्बोहाइड्रेट में जो सिंपल शुगर्स हैं, सिंपल शुगर हैं जैसे ग्लूकोज, जैसे बच्चे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना, आदि को, आदि को अलग करना। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज हो गया जैसे बच्चे, इन सबको अलग करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें प्रिंसिपल क्या लगेगा, प्रिंसिपल लगेगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो माइग्रेशन रेट होता है वो उसके पोलैरिटी और सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा आपको। इसका प्रिंसिपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का माइग्रेशन रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का माइग्रेशन रेट बच्चे, माइग्रेशन रेट कार्बोहाइड्रेट की पोलैरिटी व सोलवेंट, सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन पर, इंटरेक्शन पर निर्भर करेगा। अभी थोड़ा सा आपको समझा देता हूं इस चीज को। देखिएगा जरा, ये जो बात लिखी हुई है, ये बात आपको समझ में तब आएगी जब मैं पहले एक बार थोड़ा सा आपको विजुअलाइज करवा देता हूं। भाई मान लीजिए जैसे ये आपका कोई सॉल्यूशन है ना, ये आपका सॉल्यूशन है।
कोई भी विलियन है आपका, यहां पर आपने भर रखा है। ये आपका कोई भी सॉल्यूशन है। ये लीजिए सर, यहां मैंने इस सॉल्यूशन को भर रखा है। पहली चीज। दूसरा, दूसरा बच्चे, अब मुझे डालना है यहां पर एक पेपर। अब मुझे डालना है सर यहां पे एक पेपर। ये मैंने एक पेपर इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये एक पेपर मैंने डाल दिया। दो चीज। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है इसके अंदर घुला हुआ है आपका कार्बोहाइड्रेट। तीसरी चीज जो है ना बच्चे, वो आपका क्या है सर? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट घुला हुआ है। ये कार्बोहाइड्रेट आपका घुला हुआ नहीं है, इसको अलग ही रखो। कार्बोहाइड्रेट अलग से लेंगे हम। देखो, दो चीजें आपको दिख रही हैं। एक तो आपको दिख रहा है पेपर, ये पेपर है बच्चे। आपको समझना जरूरी है, तीन चीजें हैं यहां पे। पहली चीज है सॉल्यूशन, ठीक है। पहली चीज है बच्चे सॉल्यूशन, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी चीज मेरे भाई क्या है यहाँ पे? पहली चीज है सर सॉल्यूशन, दूसरी चीज हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो क्या दिखाई दे रही है? पेपर। तीसरी चीज है कार्बोहाइड्रेट, जो अभी हम इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ये जो सॉल्यूशन है और ये जो पेपर है, दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हीं की सहायता से अब कार्बोहाइड्रेट्स को हमारे द्वारा अलग किया जाएगा। मैंने एक पॉइंट लिखा है पीछे, पॉइंट क्या लिखा ध्यान से समझना, नहीं तो यहां उलझोगे। कार्बोहाइड्रेट का माइग्रेशन रेट कार्बोहाइड्रेट की पोलैरिटी और सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए कि आपने यहां पर ये ले लिया कार्बोहाइड्रेट, इस पेपर के ऊपर आपने ये यहां पर लगा दिया कार्बोहाइड्रेट, इस पेपर के ऊपर आपने ये लगा दिया बच्चे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। ये लगा दिया आपने कार्बोहाइड्रेट। मान लो जो आपने वहां से आइसोलेट किया था ना, तो वहां से आइसोलेट करके आपने यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट को डाल दिया। ये जितना भी ये सॉल्यूशन का लेवल था ना, सॉल्यूशन के ऊपर डाला आपने। थोड़ा अच्छे से कर देता हूं। ये आपने थोड़ा सा इससे ऊपर डाला है कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, ओके सर। ये कार्बोहाइड्रेट आपने यहां डाल दिया। अब जैसे ही ये पेपर आप इसमें डुबोगे, तो ये जो लिक्विड है ना, इस लिक्विड को ये क्या करना शुरू करेगा? एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा पेपर, और ये लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जैसे देखो, घर पे भी आप पानी में एक पेपर डाल दो, तो क्या होता है कि पेपर पानी को सोख के पानी उसके अंदर ऊपर चढ़ने लग जाता है। ऐसे ये सॉल्यूशन जो है ना, ये सॉल्यूशन भी बच्चे ऊपर चढ़ना शुरू करेगा। ये सॉल्यूशन ऊपर चढ़ना शुरू करेगा, और इसके कांटेक्ट में हमारे कार्बोहाइड्रेट का जो आपने ये सैंपल डाला है ना, इसमें कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये जब इस पेपर में ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ये आपका सॉल्यूशन जब ऊपर की तरफ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा मेरे भाई, है ना, ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा इस प्रकार से। तो उससे होगा क्या? उससे होगा क्या? इसी के साथ साथ जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, ये भी सॉल्यूशन के साथ में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा ना, सॉल्यूशन के साथ में ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ये भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा सॉल्यूशन के साथ में। ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ कई टाइप है इसके अंदर, एक ही प्रकार का थोड़ी है। हमने तो सारे कार्बोहाइड्रेट अलग कर लिए थे एक साथ। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई हमने अलग अलग कर लिए हैं, जो यहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे। लेकिन अब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है। ग्लूकोज जो है ना बच्चे,
अब वो कितना पोलैरिटी है उसकी, मतलब कितना पोलर है। पोलर का मतलब क्या होता है कि चार्ज। जैसे आपने ये देखा होगा, H2O देखा आपने बच्चे, H2O ऐसे होता है। तो H2O में क्या होता है, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव ऐसे होते हैं ना। तो ये पोल्स होते हैं, इनको पोल्स बोलते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। जो हमारे पास में प्यारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट है ना, उसके पास भी क्या होते हैं, ये OH निगेटिव होते हैं बहुत सारे, तो उसमें भी चार्ज होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट। कोई कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पोलर होता है, कोई कम होता है। तो जो पोलर, जो कार्बोहाइड्रेट की क्या है कार्बोहाइड्रेट की बच्चे पोलैरिटी है। कार्बोहाइड्रेट की क्या है सर, एक पोलैरिटी है ना। यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना ज्यादा पोलर है, पोलैरिटी के हिसाब से इस सॉल्यूशन के साथ साथ में वो कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा सर, ऊपर जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पोलर हैं वो अलग हाइट तक जाएंगे, और जो कार्बोहाइड्रेट कम पोलर हैं वो अलग हाइट तक जाएंगे ऊपर। मतलब यहां इसमें से जो कार्बोहाइड्रेट निकले हैं ना, तो जो कार्बोहाइड्रेट पोलर ज्यादा है या कम है उसके हिसाब से अपनी अपनी हाइट पे चले जाएंगे। हो सकता है कि एक कार्बोहाइड्रेट यहां तक आ गए हों, कुछ कार्बोहाइड्रेट यहीं तक ऊपर आए हों, है ना, तो कुछ कार्बोहाइड्रेट और नीचे रह गए हों। मतलब ये पानी जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना ऊपर जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पोलैरिटी पे। पोलैरिटी मतलब जो चार्ज सेपरेशन होता है, जो आवेश होते हैं उसके ऊपर। समझे कि नहीं समझे। तो मैंने यही तो लिखा था कि भी पोलैरिटी पे डिपेंड करेगा पहला तो, कि भी वो कितना पोलर है कितना नहीं है। दूसरा करेगा सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन। दूसरी बात ये है कि ये जो सोलवेंट आपका है ये ऊपर चढ़ रहा है, तभी तो कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग हाइट पे अलग अलग कार्बोहाइड्रेट को छोड़ेगा ये। तो सोलवेंट के साथ इंटरेक्शन का मतलब क्या है, ये मैंने कहा सोलवेंट के साथ में इंटरेक्शन का मतलब आप ये कह सकते हो कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसका कैसी बॉन्डिंग है, कैसी बॉन्डिंग है उसके साथ में, कैसा बंधन बनाता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता हो या कोई और आकर्षण बल रखता हो, डिपेंड करता है। तो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनका सोलवेंट के साथ में अलग अलग रिलेशन है, कोई ज्यादा घुलनशील होते हैं कोई नहीं होते हैं, है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये, तो कुल मिलाकर के ये जो दो प्रॉपर्टी है ना मेरे भाई, इन दो प्रॉपर्टी के आधार पे अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हाइट तक उठ जाएंगे और सभी सेपरेट हो जाएंगे आपके, है ना। ये आपका अगला स्टेप होता है इसके अंतर्गत जो मैंने आप सभी को बताया। क्लियर हुई या नहीं हुई आप सभी को। चलिए सर, तो इस और माइग्रेशन, मैंने क्या कहा था, माइग्रेशन रेट, एक और शब्द मैंने यूज किया था यहां पर देखिए, माइग्रेशन रेट। यहां मैंने एक शब्द यूज किया था बच्चे, माइग्रेशन रेट का मतलब यही है, माइग्रेशन रेट का मतलब है कहां तक जाएंगे उसकी रेट, यानी यानी उछलने की दर, उछलने की दर, यानी कि उछलने की दर का मतलब है कहां तक जाएगा कार्बोहाइड्रेट, कहां तक जाएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन रेट। तो ये माइग्रेशन रेट मतलब कहां तक कार्बोहाइड्रेट आपका जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। इन दो चीजों के आधार पे आपके कार्बोहाइड्रेट की जो अलग अलग टाइप है वो अलग अलग जगह पे जाके रुक जाएंगे। समझ गए ना। चलिए, तो बताइए मुझे एक बार यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बात, यहां तक बात समझ में आई या नहीं बच्चे। यहां पर जो सोलवेंट है ना, अगर ये सोलवेंट बच्चे आपका पोलर होगा, मतलब सोलवेंट जो आपने ले रखा ना वो पोलर सोलवेंट होगा, और आपका जो कार्बोहाइड्रेट भी पोलर होगा, कार्बोहाइड्रेट भी अगर पोलर होगा, ज्यादा पोलर होगा, तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट सोलवेंट के साथ में अधिक हाइट तक जाएगा, अधिक ऊंचाई तक जाएगा। अधिक हाइट यानी सर अधिक ऊंचाई तक जाएगा। ये भी पोलर है सोलवेंट, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें से जोन सा पोलर होगा वो इसके साथ ही होता है। क्यों, क्योंकि पोलर में पोलर अच्छा घुल जाता है। और अगर मान लो कोई नॉन पोलर सोलवेंट है, मतलब वो ज्यादा पोलर नहीं है ऐसा बोल सकते हो, कम पोलर है, और कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा पोलर नहीं है, उसको ही मैं लिख देता हूं नॉन पोलर है,
तो वो भी क्या होगा, अधिक ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर में नॉन पोलर घुलेगा तो वो भी अधिक तक। मतलब अगर तूने पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो पोलर कार्बोहाइड्रेट ऊपर जाएगा, नॉन पोलर नीचे रहेगा। लेकिन तुमने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो फिर नॉन पोलर कार्बोहाइड्रेट ऊंचाई तक चला जाएगा, पोलर नीचे रह जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा घुलेगा बच्चे वही आपका ऊंचाई तक जाएगा सर। तो यही बात मैंने आपको बताई थी, है ना, यही बात मैंने आपको बताई थी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए सर समझ में आ गई बात? यानी शुगर जो कार्बोहाइड्रेट है और ये सॉल्वेंट, इनकी पोलैरिटी जितनी भी मैच होगी ना उतना ही ज्यादा माइग्रेशन होगा, जिसके साथ मैच नहीं हुई तो ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, आप सभी एक बात समझिएगा कि जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आपका कम पोलर होता है, ज्यादा पोलर नहीं होता है। ग्लूकोज ज्यादा पोलर होता है। अगर मान लो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हैं, तो तुमने अगर यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट डाल दिया ना, तो ग्लूकोज पोलर होता है तो ज्यादा घुलेगा, ज्यादा घुलेगा ज्यादा ऊपर चला जाएगा, तो ग्लूकोज ऊपर चला जाएगा, फ्रक्टोज नीचे रह जाएगा। और अगर तुमने यहाँ पर नॉन पोलर ले लिया तो फिर फ्रक्टोज ऊपर जाएगा, क्योंकि नॉन पोलर में घुल के ऊपर तक चला जाएगा और पोलर मॉलिक्यूल नहीं घुलेगा। तो इस प्रकार से बच्चे ये क्रिया आपकी होती है जो मैंने आप सभी के सामने अभी लिखी हुई है। ये होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ओके सर। चलिए समझ में आ गई ना? ओके सर। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आपने डिस्कस किए। अब नॉर्मली क्या होता है बच्चे, इसमें जो नॉर्मली जब हम ये पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं तो जो सॉल्वेंट हमारे द्वारा लिया जाता है, जो ये सॉल्वेंट हमारे द्वारा लिया जाता है मेरे भाई, ये सॉल्वेंट क्या लेते हैं, मतलब जो जिसमें घोला जाता है वो सॉल्वेंट सिस्टम क्या लिया जाता है, उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बताइए क्या लिया जाएगा मेरे भाई यहाँ पे? याद करना पड़ेगा आपको ये आगे के लिए, भविष्य के लिए। दो तीन चीजों का मिक्सचर लिया जाता है यहाँ पे। दो तीन चीजों का मिक्सचर लिया जाता है बच्चे। एक इसमें एक ब्यूटेनॉल लिया जाता है, एक एसिटिक एसिड और एक वाटर, तीन चीजें। सॉल्वेंट के रूप में क्या करते हैं, ब्यूटेनॉल को लेते हैं एक तो, नॉर्मली जब हम ये प्रोसेस करवाते हैं, एक एसिटिक एसिड को लिया जाता है और एक वाटर। तीन चीजों को मिक्स करके हम लोग लेते हैं। नॉर्मली सॉल्वेंट ये लिया जाता है और इसको 4:1:5 में लिया जाता है। 4:1:5 में इन तीन चीजों को हमारे द्वारा लिया जाता है सॉल्वेंट के रूप में। ओके सर। फिर बात आती है डिटेक्शन। डिटेक्शन कैसे करते हैं, ये सॉल्वेंट ले लिया हमने तो वो मैं पूरी प्रोसेस आपको समझा दी है, जो पीछे अभी समझाई थी ना, वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी बच्चे। ठीक है, पूरी प्रोसेस मैंने समझा दी है। याद रखिएगा डिटेक्शन का मतलब यानी पूरी प्रोसेस जो होती है वो कैसे होती है, ये वाली ही है। ये ध्यान रखना है इस बात को। ये प्रोसेस थी, पेपर लेते हैं उसके ऊपर ये डालते हैं, फिर ये अलग अलग हाइट पे जाएंगे। कई बार एक एक जिक्र आ जाता है आपका आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू कई बार आ जाती है, ये शब्द आ जाता है, मतलब सीख चुके हो तुम, लेकिन अभी मैं आपको डेफिनेशन के तौर पे बताऊंगा। आरएफ वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, आरएफ वैल्यू या रिटेंशन फैक्टर
कहा जाता है, इसको रिटेंशन कारक हम कहते हैं। ये क्या चीज़ है? देखो, जो मटेरियल्स होते हैं ना या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो उन सबको एक वैल्यू प्रदान की जाती है कि भाई इसकी रिटेंशन वैल्यू क्या है। यहाँ पे रिटेंशन वैल्यू का मतलब अनुपात होता है, रेशो होता है कि भाई जो आपने कार्बोहाइड्रेट का स्पोर्ट लिया है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का आपने पेपर के ऊपर जो क्वांटिटी ली थी उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट, और जो सोलवेंट था आपने भर रखा था उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इन दोनों का जो रेशो होता है ना बच्चे, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही अनुपात को बोलते हैं आरएफ वैल्यू। यानी आरएफ वैल्यू से ये पता करते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट कितना ऊंचाई तक जाएगा जस्ट। और ये आरएफ वैल्यू कुछ नहीं है, ये 0 और 1 के बीच होती है। 0 या 1 ये होती है। 0 का मतलब होता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो मुश्किल से ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब मुश्किल से ऊंचाई पे जा रहा है, मतलब ऊपर बहुत मुश्किल से ऊंचाई पर जा रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 बोलते हैं। और अगर सोलवेंट के साथ ऊपर चला जाए पूरा पूरा, सोलवेंट के साथ साथ अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऊंचाई पे चला जाए, है ना, ऊंचाई पर चला जाए, तो उसकी रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू बोलते हैं 1। तो रिटेंशन फैक्टर ये बस हमें ये बताता है कि जो आपने कार्बोहाइड्रेट ले रखा है वो कितना अच्छे से ऊपर जा पा रहा है, मतलब उसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी है, ऊपर जाने की कितनी अच्छी क्षमता है। इस बात को बताने के लिए रिटेंशन फैक्टर हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए सर। और फिर जो आपके पास में स्पॉट बन गया, आपके पास में जो स्पॉट बन गया उसको स्प्रे वगैरह करके फिर देख लेते हैं भी कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो ऐसे बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। ये आरएफ फैक्टर, ये आरएफ वैल्यू जो है इसको भी याद रखिएगा आप सभी एक बार के लिए। ओके सर। चलिए, तो ये था भाई मेथड पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक होता है टीएलसी, एक और होता है मेथड हमारे पास इसी काम को करने के लिए बच्चे, एक और मेथड टीएलसी। टीएलसी यानी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी दूसरा मेथड है सेपरेशन का, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखो यार, ये जो मेथड अभी आप पढ़ोगे ना, क्रोमेटोग्राफी ही है, वही काम होगा जो पीछे हुआ है। बस यहां पर पेपर जो लेते थे ना आप, वो पुराना तरीका हो गया। पेपर की बजाय अब हम एक शीट लेते हैं, लेयर लिखा हुआ ना यहाँ पे थिन लेयर, तो शीट लेते हैं, पेपर की जगह पे प्लेट लेते हैं जो कि सिलिका जेल से बनी होती है। काम सारे वही होंगे इसमें, बट इसमें क्या होगा मेरे भाई, पेपर की जगह है, पेपर की जगह है प्लेट लेते हैं। ठीक है, प्लेट लेते हैं बस। और प्लेट किस चीज की लेते हैं मेरे भाई, या तो सिलिका जेल या फिर एल्यूमिना की। ठीक है, सिलिका जेल या एल्यूमिना की प्लेट लेते हैं। इस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें परिणाम जल्दी मिलते हैं और एक्यूरेट होते हैं। इसमें जल्दी परिणाम मिलते हैं, एक्यूरेट होते हैं, ज्यादा समय कम लगता है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है बच्चे, और कई मल्टीपल सैंपल एक साथ देखे जा सकते हैं। मतलब कई सैंपल को एक साथ में हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को सेपरेट कर सकते हैं। कई सारे सैंपल्स को एक साथ लेकर के हम लोग सैंपल को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग टीएलसी का आजकल बच्चे यूज करते हैं। ओके सर, समझ में आ गई ना बात बच्चे? ठीक है सर। फिर हमारे पास में एक तीसरा मेथड होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें थोड़ा सा डिटेल में आपने जाना पड़ेगा, ये सबसे बेस्ट है।
जिसको हम बोलते हैं कोलम क्रोमेटोग्राफी। होगा यहाँ पर भी क्रोमेटोग्राफी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा इसमें, है ना। जो आपका बच्चे कोलम क्रोमेटोग्राफी है, आइए जानकारी लेते हैं। कोलम क्रोमेटोग्राफी देखिए, एक नाम लिखा हुआ कोलम। कोलम का मतलब क्या होता है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, सीधी सी बात है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, यानी सर लंबी और बेलनाकार एक नलिका होती है, लंबी और बेलनाकार नली होती है प्यारे बच्चे, ठीक है। लंबी और बेलनाकार नली होती है। कॉलम, कॉलम का मतलब ही है, ये कॉलम मतलब यही ट्यूब है, कॉलम बना रखा है, एक ट्यूब बना रखी, सीधी सी बात है। इस ट्यूब के अंदर ही सारे की सारी प्रोसेस होंगी, प्रक्रियाएं होंगी जो हमें करनी होंगी मेरे भाई, ठीक है। ओके सर, इस मेथड का यूज हम लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए करते हैं। बड़े स्केल पे अगर आपको सेपरेशन करना हो, लार्ज स्केल सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि सर बड़े बड़े स्तर पर अलगाव करने के लिए करते हैं। आप कहोगे सर ये अलग अलग कर क्यों रहे, हमें क्या दिक्कत है? भाई दिक्कत है, बहुत सारी मेडिकेशंस बनती हैं, जैसे तुम ग्लूकोन डी पीते हो, तो उसके अंदर भी तो कोई ना कोई कार्बोहाइड्रेट स्पेशली डाला जाता है आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए। कैसे डालेंगे? तभी डाल पाएंगे जब सर हम कहीं से सेपरेट करके उसको निकाल पाएंगे। तो मेनली पर्पज यही होता है इन सारी चीज़ों का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अब शुरू करना है इस प्रोसेस को, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको शुरू करेंगे। ये थोड़ी सी चलेगी आपकी लंबी, है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी लंबी चलेगी, और फिर एनालाइज कैसे करते हैं फिर वो देखा जाएगा। और फिर हमारा कल वाली क्लास में लिपिड वाला जो है वो लिपिड वाला भी हम लोग करेंगे, और जो कुछ 2-3 टेक्निक्स 2-3 मेथड्स के नाम लिखे थे मैंने, उन मेथड्स के नाम को भी हमारे द्वारा फिर डिस्कस किया जाएगा, उनको भी पढ़ लिया जाएगा बच्चों। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ तक करें आज। कॉलम क्रोमेटोग्राफी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चे, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।